हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। कहानी क्या है भाई? कहानी स्टार्ट होती है न्यूटन से। जैसे कि हर कहानी स्टार्ट होती है न्यूटन से ही, सारी कहानियां शुरू हुई हैं, तो ये वाली कहानी भी स्टार्ट होती है न्यूटन से। और न्यूटन ने कहा कि जो हमारी लाइट है, लाइट बेसिकली है क्या? लाइट वो चीज है जिसको हम देख पाते हैं। सीधी सीधी परिभाषा ये समझ लो कि लाइट ऐसी चीज है जिसको हम देख पा रहे हैं, बस है ना। अभी फिलहाल हमको दिखाई दे रही है, इतना समझ लो। तो न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है बहुत छोटे छोटे कणों से बनी हुई है, और उन कणों का नाम उन्होंने दिया कॉर्पस्क्यूल्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है, उसका जो नेचर होता है वो कण के रूप में होता है या कणीय होता है। ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी अपनी दी, उनका नाम दिया, पार्टिकल्स का नाम दिया कॉर्पस्क्यूल्स। ठीक है, हमारे लिए सब चीज बढ़िया हो गई। परावर्तन अपवर्तन हमने समझ लिया, हमें सब चीजें समझ में आ गई। ठीक है, इस चीज से पार्टिकल थ्योरी जो न्यूटन ने दी, उससे हमें हर चीज समझ में आ गई। हमारी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है, लाइफ बढ़िया चलते चलते एक दिन एक साइंटिस्ट आए, यूजीन। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला? यूजीन ने कहा, क्या कहा? यूजीन ने बोला कि ये जो लाइट है, ये लाइट जो है पार्टिकल नेचर नहीं है, इसका नेचर कैसा? इसका नेचर है वेव जैसा। ठीक है भाई, वेव जैसा नेचर है। तो यूजीन से हमने सवाल पूछा, बताइए अगर वेव जैसा इसका नेचर है तो वेव की तरह काम भी तो करती होगी, और वेव को चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है तो बताइए कौन से माध्यम में चल रही है ये जो वेव आप बोल रहे हैं? हमने मान लिया आप वेव बोल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन से माध्यम में चल रही है। ऐसा सवाल क्यों पूछा गया उनसे? क्योंकि तब तक जितने भी वेव की, जितनी भी तरंगों की चर्चा हुई थी, वो सारी की सारी तरंगें, जैसे कि साउंड वेव हो गया आपका, बाकी कोई भी स्ट्रिंग वेव हो गया, ये सब जो वेव है ये किस में चलती थी? ये सिर्फ और सिर्फ माध्यम में चल पाती थी। ठीक है, तो उनसे पूछा गया यूजीन से कि बताइए कौन से माध्यम में चल रही है। तो यूजीन ने कहा कि माध्यम आप पूछ रहे हैं तो हम एक मान लेते हैं कि एक माध्यम है ईथर नाम का माध्यम है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देता, वो उसको आप देख नहीं सकते। ठीक है, बहुत हल्का होता है। ऐसे उन्होंने नाम कुछ बता के और उन्होंने बोल दिया कि ये माध्यम, इसके अंदर ये वेव की तरह चलती है, लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, और हमने कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा समझ में हमें नहीं आ रहा है, इसलिए, और आप न्यूटन की बात को काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो आप न्यूटन की बात को काट रहे हैं। अगर न्यूटन की बात को काटना, न्यूटन बहुत बड़े आदमी थे उस समय। ठीक है, तो छोटा मोटा आदमी उनकी बात काट नहीं पाता, तो बिल्कुल, और इतने ऐसे तथ्यों से नहीं काट पाता कि ठीक है ईथर होता है और ये होता है, वो होता है। प्रूव करिए, ईथर लाके दिखा दीजिए, हम आपकी बात को मान जाएंगे। तो यूजीन जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि ईथर नहीं दिखा पाए, ईथर नहीं बता पाए ईथर क्या होता है, और उनकी बात को सिरे से नकार दिया गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके कुछ समय पश्चात एक साइंटिस्ट आए, थॉमस यंग। ठीक है, क्या नाम था उनका? थॉमस यंग। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। आपको पढ़ेंगे भी, आप जानते भी, आपकी कोर्स में है, नाम भी सुना होगा आपने। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उन्होंने इंटरफेरेंस करके दिखा दिया लाइट का। और इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है जो कि सिर्फ और सिर्फ वेव, तरंगों में हो सकता है। अगर ऐसा फिनोमेना लाइट दिखा रही है तो इसका मतलब यह होता है कि लाइट एक वेव है। अगर लाइट एक वेव है, वह सब इंटरफेरेंस फिनोमेना दिखा रही है, तो यूजीन जो बात बोल रहे हैं तो वो तो बिल्कुल सही थी। ठीक है, यूजीन जो बात बोल रहे थे, न्यूटन को काट रहे थे, बिल्कुल सही काट रहे थे, और ये प्रूव कर दिया थॉमस यंग ने। अगर थॉमस यंग इस चीज को प्रूव कर पा रहे हैं तो यूजीन की बात सही है, तो हमें मान लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा था कि ईथर विथर जो है ये है। अभी तक हमें ये नहीं पता चला ईथर है। हम इसी आशा में मान ली उनकी बात को कि ईथर एक ना एक दिन हम खोज निकालेंगे। ठीक है, ईथर को हम एक ना एक दिन खोज निकालेंगे। कोई दिक्कत वाली बात हमें कहीं से कहीं तक नहीं है। हमने यूजीन की बात को मान लिया, यूजीन की थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर से हमारी लाइफ जो है बहुत आसान हो गई। हमने वेव मानकर सारे काम करने लगे, हम सारे काम वेव मानकर करने लगे लाइट को। फिर एक दिन अचानक से, ठीक है, एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर से, इसलिए जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है, ये लाइट के पार्टिकल नेचर से ही प्रूव हो सकता है, या वेव नेचर से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। हमें फिर दुविधा हो गई, भाई ये क्या चक्कर है? कभी लाइट पार्टिकल है, कभी वेव है, ये है क्या चीज? तो आइंस्टीन ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। तो उन्होंने बोला कि ये लाइट जो है, ये कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी तरंगों, वेव की तरह बिहेव करती है, कभी कण की तरह, कभी तरंग की तरह। तो उन्होंने बोला कि लाइट जो है, इसका जो नेचर है वो दोहरा है, डुअल है। तो लाइट का जो डुअल नेचर, आपने नाम भी सुना होगा, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट जो होती है डुअल नेचर शो करती है। कई जगह पर वो पार्टिकल नेचर दिखाती है और कई जगह पर वो अपना वेव नेचर दिखाती है, तरंग के प्रभाव दिखाती है। ठीक है, तो हमने बोला कि लाइट जो होती है उसका डुअल नेचर होता है। बात रही ईथर की, तो ईथर कहां है भाई? ईथर कहां गया? अभी तो ईथर अभी तक तो मिला ही नहीं।
अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर फैला हुआ है, तो ईथर जैसी कोई चीज है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ईथर वेल जैसी कोई चीज नहीं है। एक और साइंटिस्ट हुए मैक्सवेल, उन्होंने बोला कि ये जो वेव्स हैं ये नॉन मैकेनिकल, दो तरह की वेव्स होती है, दो तरह की तरंगे होती है, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वहीं उन्होंने दूसरी तरह की वेव डिफाइन कर दी, इसको हम नॉन मैकेनिकल वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं। और उसका बहुत छोटा सा पार्ट है हमारी लाइट, वो रेंज, वो वेवलेंथ जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमने डिफाइन किया लाइट को, और लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य से लाइट आती है, या चंद्रमा से जो सूर्य की लाइट टकरा कर आ रही है, वो पृथ्वी तक पहुंच पाती है, हमारे तक पहुंच पाती है। अगर किसी माध्यम की आवश्यकता होती तो सूर्य की सूर्य की किरणें हैं, जो लाइट है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती, या चंद्रमा की लाइट हम तक नहीं पहुंच पाती, या कोई भी हमारे पास जो सोर्स आ रहा है, अगर उसको माध्यम की आवश्यकता होती और वो वैक्यूम में होता, क्योंकि स्पेस में तो सब जगह वैक्यूम है, कोई मीडियम तो है नहीं, वो हम तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, वहीं जैसे कि हम बात करते हैं साउंड वेव्स की, तो साउंड वेव्स को चलने के लिए साउंड वेव्स उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपको क्या लगता है कि जब सूर्य के अंदर इतना भारी फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है सूर्य के अंदर, तो वहां से आवाज नहीं बनती होगी, वहां पर जो साउंड एनर्जी रिलीज नहीं होती होगी, ऑब्वियसली होती होगी, लेकिन कभी आपको सुनाई दी, कभी आपको लगा कि हाँ सूर्य में दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाई, इतनी सारी एनर्जी निकल गई? कभी ऐसे तो नहीं सुनाई दिया होगा। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि साउंड एनर्जी को, साउंड वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे स्पेस में कहीं पर भी माध्यम नहीं है, वैक्यूम है, और साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकती। वहीं जहां सूर्य की किरणें जो हैं वो हम तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि उसको कहीं भी माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो कितनी खूबसूरत बात है कि जिस चीज की हमें आवश्यकता है, नेचर ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम तक पहुंचे, और जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वो हम तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि लाइट का डुअल नेचर है। अब लाइट का डुअल नेचर है तो हम क्यों कैसे पढ़ेंगे उसको? ठीक है, हमें पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? डुअल नेचर है तो पार्टिकल नेचर भी दिखा रहा है और आपको वेव नेचर भी दिखा है। तो कहां पार्टिकल नेचर पढ़ना है और कहां वेव नेचर पढ़ना है, कहां तरंगे प्रभाव, कहां कणीय प्रभाव पढ़ना है, तो उसको समझ लेते हैं। कणीय प्रभाव हम वहां पढ़ेंगे जहां पर जब लाइट है, जो लाइट है वो ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ, ऐसी चीजों के साथ तालमेल बिठा रही है, या फिर उनसे बातचीत कर रही है, उनसे टकरा रही है, जो कि उसकी साइज में, लाइट की साइज मतलब लाइट के वेवलेंथ के बराबर, मतलब लाइट की, जब मैं बोलता हूं लाइट की साइज का मतलब यह है कि उसके वेवलेंथ की तुलना में जो साइज है ऑब्जेक्ट्स का वो काफी बड़ा है। ठीक है, जब वेवलेंथ की बात करते हैं तो लाइट की वेवलेंथ की रेंज क्या है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, 350 से 750 नैनोमीटर के आसपास ये रेंज है। अगर इस रेंज में इन नैनोमीटर्स में 350 से 750 नैनोमीटर के रेंज में अगर आपका ऑब्जेक्ट है, इतनी साइज का ऑब्जेक्ट है, छोटे से पिन से आपने एक छेद कर दिया है, इतने का ऑब्जेक्ट है अगर आपके पास, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, तो हम किस में पढ़ेंगे? उसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। वहीं जब हम बात करते हैं दर्पण की बात करते हैं, या रिफ्लेक्शन में हम बात करते हैं, किसी स्लैब की बात करते हैं, तो वहां पर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफी बड़े हैं, लाइट के वेवलेंथ से काफी बड़े हैं। तो हमने दो भाग में बांट लिया है इसको, ऑप्टिक्स को, या हम कह सकते हैं प्रकाशिकी को। क्या क्या है वो भाग? दो भाग है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो हमने क्या अभी तक क्या सीखा है? हमने कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हमने दो भाग में बांटा है, और हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी को हमने दो भाग में बांट लिया है। क्या क्या है वो दो भाग? कौन कौन से हैं वो दो भाग? वो है, पहला आपके पास कौन सा है? किरण प्रकाशिकी, और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशिकी। ठीक है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, इसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइट को एक किरण की तरह। ठीक है, लाइट को हम एक किरण की तरह, एक रे की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, किरण की तरह हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्टिकल मतलब पार्टिकल क्या होते हैं? जो उसके अंदर आप किरण प्रकाशिकी में क्या पढ़ो? किरण क्या है? किरण को समझो, किरण क्या है?
जैसे मैंने कहा कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर मतलब कि उसमें कौन से पार्टिकल्स होंगे, जो कि न्यूटन ने कॉर्पस्क्यूल्स बोला था और आइंस्टीन ने उन्हीं को फोटोन बोला, ठीक है। तो फोटोन्स जब एक लाइन में चल रहे हैं तो बिल्कुल एक के पीछे एक चलते जाएंगे, मतलब एक सीधी रेखा में चलते जाएंगे, ठीक है। एक सीधी रेखा में वो चलते जाएंगे, तो हमें उस सीधी रेखा को दर्शाने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं एरो, ठीक है। और उसी एरो को हम ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, उस एरो को हम ऑप्टिक्स की लैंग्वेज बोल देते हैं रे या फिर किरण, रे या फिर किरण, ठीक है। तो जब हम किरण प्रकाशिकी पढ़ेंगे तो हम उसको बोलेंगे रे ऑप्टिक्स, तो हम उसको बोलेंगे रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और वहीं जब हम लाइट का तरंगीय प्रभाव पढ़ेंगे तब उसको किसमें पढ़ेंगे, हम तरंग प्रकाशिकी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं किसकी, फिलहाल हम बात करने वाले हैं किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी या फिर रे ऑप्टिक्स की हम फिलहाल बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, किरण प्रकाशिकी से, और चीजों को समझते हैं, धीरे धीरे लेकर चलते हैं आपको आगे। वैसे आपने इसको छोटी क्लास में पढ़ा है, छोटी क्लास में आपको चीजें आपने सीखी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, है ना, थोड़ा सा आपकी जितना आपके काम आ जाए उतना लेवल हम इसको उसका बढ़ाते चलेंगे और आपको मैं चीजें समझाता चलूंगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, किरण प्रकाशिकी। किरण का मतलब आप समझ गए हैं, जैसे फोटोन चले हैं, फोटोन चलने की दिशा को अगर आप दिखाते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, किरण बोलते हो, क्या बोलते हो, किरण बोलते हो, ठीक है। तो किरण प्रकाशिकी में हम किरण प्रकाशिकी समझने से पहले हम किरण की थोड़ी सी खासियतें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। किरण की खासियतें क्या है, ठीक है, किरण की खासियतें, किरण की खूबियां क्या है, किरण की खूबियां, भाई साहब किरण की खूबियां समझे, क्या है किरण की खूबियां। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किरण जो है ये सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। कब तक सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, कब तक सीधी रेखा में चलेगी भाई साहब, ये तब तक सीधी रेखा में चलेगी, ये तब तक सीधी रेखा में चलेगी जब तक कि माध्यम सतत हो, जब तक माध्यम सतत हो। ये लाइन जो लिखी है इसका मतलब क्या है साहब, ये जो लाइन लिख दी है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब तक माध्यम आपके पास सतत है, एक ही तरह का माध्यम सब जगह है, तब तक आपकी जो किरण है वो सीधी रेखा में चलती रहेगी। और जैसे ही आपने माध्यम बदला या फिर जैसे ही आपने माध्यम अगर आपका सतत नहीं है, सतत नहीं है मतलब बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, तो किरण जो है वो सीधी रेखा में नहीं चलेगी। हमें कई बार गलतफहमी हो जाती है, किरण तो हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो तब तक सीधी रेखा में चलती है जब तक कि आपका माध्यम सतत होता है। अगर सतत ना हो तो ये जो किरण है ये अपनी रेखा, अपनी जो दिशा है वो बदल लेगी। मान लीजिए सतत माध्यम का मतलब क्या हुआ, माध्यम आप समझ लो कि बस आपको अभी सिर्फ माध्यम समझना है कि कुछ है माध्यम, ठीक है। माध्यम अभी समझेंगे, हम आगे चल के समझेंगे। आपको बस ये समझना है कि यहां पर जो चीज है, यहां पर जो चीज है वो सतत है। मतलब अगर यहां पर मान लेता हूं कि यहां पर x है तो यहां पर सब जगह x है, ठीक है। यहां पर कुछ x चीज है तो सब जगह x चीज है ना। और ऐसे ही अगर हम इसको बना लेते हैं कि यहां पर आपके पास इस तरह से ये जो माध्यम है ये लगातार बदल रहा है, ठीक है, लगातार बदल रहा है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि लाइट जो है कुछ इस प्रकार से ट्रेवल करे, कुछ इस प्रकार से ट्रेवल करे, कुछ इस प्रकार से चले, और यहां पर जो लाइट है बिल्कुल सीधी रेखा में ही चलेगी, बिल्कुल सीधी रेखा में ही चलेगी। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि लाइट कब, जो किरण है आपकी कब घूमती है और कब बिल्कुल सीधी सीधी चलती है। जब आपके पास समान सतत आपके पास माध्यम होगा तो बिल्कुल सीधी रेखा में लाइट चलेगी, और जो लाइट अगर आपके पास जो माध्यम है वो सतत नहीं है तो लाइट जो है वो घूम सकती है, घुमाव आ सकता है, वक्र में चल सकती है, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। अच्छा, अगर ये चीज समझ में आती है आपको तो हम और आगे बढ़ते हैं और की खूबियों की खासियतों की बात करते हैं हम इसमें। लाइट की किरण की क्या और खासियत होती है। अच्छा, किरण की क्या खासियत होती है भाई, किरण की एक खासियत ये है कि जब आप बात करेंगे दो बाउंड्रीज की, जब आप दो बाउंड्रीज की बात, एक बाउंड्री की बात करेंगे, यानी कि दो माध्यमों के बीच की बाउंड्री, तो दो माध्यम जब आपस में मिल रहे होंगे, जहां पर मिल रहे होंगे, दो माध्यम जहां मिल रहे होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बाउंड्री, उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप देखो ये आपकी बाउंड्री है, ठीक है। अच्छा, यहां पर मान लेते हैं आपके पास मीडियम x है और यहां पर आप मान लेते हैं कि आपके पास मीडियम
y है, आपके पास मीडियम x है और मीडियम y है। अगर रेखा कुछ इस प्रकार से आ रही है, मतलब आपकी जो किरण है वो कुछ इस प्रकार से आ रही है, तो वो ये आवश्यक है कि अगर वो दूसरी प्रकार के माध्यम में जा रही है तो वो हमेशा बेंड होगी, हमेशा टेढ़ी हो जाएगी, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ बेंडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो किरण क्या लिखोगे आप, खूबी क्या लिखोगे इसकी, क्या खूबी लिखोगे आप इसकी कि किरण दो माध्यमों की बाउंड्री पर हमेशा बेंड होगी, हमेशा क्या होगी, बेंड होगी। ठीक है ना, हमेशा बेंड होगी। कहां से कहां तक बेंड होगी, हमेशा बेंड होगी। अच्छा, बेंड होने का तरीका यही है क्या, बस इस तरह से भी तो बेंड हो सकती है, जो रे है आपकी वो जिस तरह से बेंड हो सकती है, जो किरण है वो किस तरह से बेंड हो सकती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि दो तरह से जो बेंड हो रही है, ये दोनों ही हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, ये दोनों ही हम अलग अलग नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी एक बाउंड्री हमारे पास आएगी, जब भी एक बाउंड्री हमारे पास आएगी, दो माध्यमों के बीच में हम एक बाउंड्री ले लेंगे, मतलब एक लाइन यहां पर खींच दिया मैंने, मान लिया कि इधर x है और इधर y है, तो इन दोनों के बीच में जब भी एक बाउंड्री होगी और यहां पर आप एक किरण को आप गिराते हो तो उसके अंदर बेंडिंग हमेशा ही होगी, उसके अंदर बेंडिंग हमेशा ही होगी। और बेंडिंग किस तरह से हो सकती है, या तो वो खुद घूम के वापस अपने अंदर उसी माध्यम में आ जाए, या फिर वो दूसरे माध्यम में चला जाए। ठीक है, ज्यादातर केस में ये होता है कि ज्यादातर केस में जहां पर बेंडिंग इस तरह से हो रही है, उस तरह बेंडिंग इस तरह से भी हो रही होगी। ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि 100% ये हो रहा होगा या 100% ये हो रहा हो, सिर्फ एक केस छोड़कर जिसको हम डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ये होगा ही होगा, जो एक केस छोड़ देंगे उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इस वाले फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इस वाले फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। इसको हम जानते हैं परावर्तन के नाम से, और इसको हम जानते हैं अपवर्तन के नाम से। तो अपवर्तन और परावर्तन जो हैं वो दोनों ही साथ में होंगे, दोनों ही साथ में होंगे। हो सकता है कि ये ज्यादा हो रहा हो, ये कम हो रहा हो, या ये ज्यादा हो रहा हो, ये कम हो रहा हो, डिपेंड करेगा किस तरह के आपने माध्यम लिए हैं उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि दोनों ही साथ में होंगे, दोनों ही साथ में होंगे। यहां तक कि कह सकते हैं कि आपका जो रिफ्रैक्शन जो है वो कभी भी पूरी तरह हो ही नहीं सकता, मतलब 100% रिफ्रैक्शन वाला केस तो आ ही नहीं सकता, ये मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, लेकिन 100% रिफ्लेक्शन वाला केस आ सकता है, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं, ठीक है, उसको हम समझेंगे, अच्छे डीप में पढ़ेंगे। बिल्कुल मैं आपको जो भी लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से एकदम पूरा एकदम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। और ये ये मैं ऐसे भी स्टार्ट कर सकता था, इसको मैं डायरेक्टली आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता सकता था, उसके आगे इमेज बना दो जो आप 10th क्लास में पढ़ते हुए आए हो, लेकिन वो मेरा तरीका नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं हर चीज को हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ने वाले हैं, आगे हर चीज को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम वापस इस पर आते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन जो है वो होते तो समान है, साथ में ही होते हैं, हमेशा साथ में ही होते हैं, लेकिन हम इनको पढ़ते अलग अलग हैं। क्यों हम अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह समझना चाहते हैं चीजों को। अगर अच्छी तरह समझने के लिए हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, वहीं यहां पर हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं तो अलग अलग पढ़ने में हम चीजों को अच्छी से समझ पाएंगे। ठीक है, हम अच्छी चीजों को अच्छी तरह समझने के लिए हम इनको साथ में पढ़ते हैं। अब इतना नोट डाउन करें, लिखें, डाइजेस्ट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चला जाए, इसको हटा दिया जाए। ठीक, हम बात कर रहे थे किरण की बात कर रहे हैं। तो किरण में क्या है भाई, किरण क्या होता है, किरण में होती है बेंडिंग। क्या होती है, बेंडिंग, घुमाव, झुकाव, जो भी बोलना चाहते हो। ठीक है, बेंडिंग होती है, क्या होती है भाई, बेंडिंग। ठीक है, चलिए। अच्छा, बेंडिंग क्या है, बेंडिंग क्यों होती है, इसको हम समझ लेते हैं, बेंडिंग का कारण क्या है। ठीक, चलिए। अब हम क्या पता है, हमें पता है कि जो लाइट है, जो फोटोन्स हैं, फोटोन्स जो है पार्टिकल नेचर की हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, तो फोटोन्स जो है, फोटोन्स तो चलते हैं, अगर चलते हैं तो उनका कुछ वेग होता होगा, कुछ चाल होती होगी। तो फोटोन की जो चाल है वो कुछ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। इतनी इसकी फोटोन की चाल होती है, इतनी वैल्यू होती है फोटोन की चाल की। ठीक है, अगर इतनी वैल्यू उसके पास है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू उसके पास है, ठीक है, तो इतनी तो खूब एनर्जी, तो खूब चाल है, मतलब खूब ज्यादा चाल है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू है। मतलब ये अगर मान लूं यहां पर ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि यहां पर जो है वैक्यूम है।
यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है, जो वेग है इसका, ये किस में है, ये वेग है इसका वैक्यूम में। अगर मैं कह रहा हूं कि ये वैक्यूम में है तो इसका मतलब ये है कि ये वेग तो निर्भर कर रहा होगा कि किसी अलग माध्यम में कुछ अलग वेग होगा। अगर वैक्यूम में वैल्यू है तो किसी अलग माध्यम में अलग वेग आना चाहिए, ठीक है। तभी बोला गया कि वैक्यूम में अगर सब जगह बराबर होता तो वैक्यूम बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमने यहाँ बोल दिया कि वैक्यूम में इतना है। अगर वैक्यूम में इतना है, ठीक है, और मैंने मान लिया कि यहाँ पर वैक्यूम है, और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो कुछ ए है, कुछ एक्स मान लो, ठीक है। एक्स यहाँ पर हमारे पास माध्यम है, ठीक है। यहाँ पर नीचे की वैक्यूम है और ऊपर की जगह पर एक्स माध्यम है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बेंडिंग हो जाती है, यहाँ कुछ तरह से यहाँ से बेंड हो जाती है। रे जो है, जो सीधी जा रही थी वो थोड़ी सी घूम जाती है, सीधी जा रही थी वो थोड़ी सी घूम जाती है, ठीक है भाई, थोड़ी सी घूम गई है। अच्छा, और यहाँ पर कुछ वेग है, यहाँ पर कुछ वेग है जिसको हम बोलते हैं वी, और यहाँ पर क्या वेग है, यहाँ पर क्या वेग है, सी, ठीक है। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, तो बेंडिंग हो क्यों रही है, बेसिकली बेंडिंग हो क्यों रही है? बेंडिंग होने का जो बेसिकली कारण है वो ये है, बेंडिंग होने का जो कारण है वो है वेलोसिटी में या वेग में परिवर्तन आना। बेंडिंग होने का कारण क्या है, वेग में परिवर्तन, ठीक है। माध्यम के साथ वेग में परिवर्तन आने के कारण यहां पर बेंडिंग हो रही है। आई बात समझ में, है ना। अगर यहां पर वेग में परिवर्तन आने के कारण बेंडिंग हो रही है यहां पे, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जो माध्यम है इससे कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है। हम देख पा रहे हैं कि जो वैक्यूम है, यहाँ वैक्यूम में है, यहाँ पर इसका वेग जो है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और जब मैं इसमें गया हूं, इस वाले माध्यम में गया हूं, तो इसका वेग जो है वो कम हुआ होगा, क्योंकि सी से ज्यादा वैल्यू हो नहीं सकती किसी की, सी से ज्यादा वेग किसी का हो नहीं सकता। अगर सी से ज्यादा वेग किसी का नहीं हो सकता तो वी जो है ये सी से छोटा होगा, ये v जो है c से छोटा होगा। अगर v जो है c से छोटा है तो मतलब इस वाले माध्यम में इसका जो वेग है वो कम हो गया है, मतलब यहां से यहां आने में इसका वेग कम हो गया है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में वेग कम हो गया है, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको बता सकता हूं कि जितना गाढ़ा माध्यम होगा, गाढ़ा वर्ड में यूज करो, मैं समझाऊंगा। गाढ़ा मतलब शहद जैसा गाढ़ा नहीं, वो चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। गाढ़ा मतलब यह है कि जितना गाढ़ा माध्यम होगा वहां पर वेग उतना ही कम होगा, वहां पर वेग उतना ही कम होगा। किसका वेग? लाइट का वेग, जो किरण का वेग है, लाइट का वेग है। जितना गाढ़ा माध्यम होगा उसमें उतना ही कम होगा, और जितना हमारे पास माध्यम सरल होगा, ठीक है, तो उसमें जो माध्यम बिल्कुल मतलब बिल्कुल इसके अंदर कोई गाढ़ापन ना हो। अभी वर्ड्स यूज नहीं करना चाह रहा हूं मैं, जो कि बिल्कुल हमारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन हम सिर्फ सरल भाषा में अगर समझें, यहाँ पर अगर बिल्कुल गाढ़ापन नहीं है इसके अंदर तो वेग ज्यादा होगा, ठीक है, वेग ज्यादा होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप जब रोड पे चल रहे हो, आप खुद की बात कर रहे हो, आप रोड पे चल रहे हो तो आप आसानी से भाग सकते हो। वहीं पे आप रेत पर अगर चलना चाहो, रेत पर दौड़ना चाहो तो आप नहीं भाग सकते, क्योंकि रेत को आप एक गाढ़ा माध्यम लोगे। वही रोड जो है वहां पर आपके पास जो माध्यम है वो बहुत हल्का है, ठीक है। तो हल्के माध्यम में वेग जो होगा, किरण का वेग जो होगा, लाइट का जो वेग होगा वो ज्यादा होगा। वही जो माध्यम आपके पास गाढ़ा है वहां पर जो वेग होगा वो कम होगा, ठीक है, वेग होगा जो कम होगा। अच्छा, इसको हम एक तरह से इस तरह समझ सकते हैं कि हम याद रख सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है, किस माध्यम में कितनी वेलोसिटी है लाइट की, तो मैं उस हिसाब से बता सकता हूं कि कितना गाढ़ा है और कितना हल्का है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करता हूं, अगर मुझे कंपैरिजन करना है दो माध्यमों का, तो ये बाउंड्री मैंने बना दी है, एक्स और वाई माध्यम मेरे पास है। मुझे अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो इनमें से एक गाढ़ा होगा, ठीक है, और एक हल्का होगा। यही हो सकता है ना, यही हो सकता है। कंपैरिजन का मतलब ये है कि इनमें दोनों में से एक गाढ़ा होगा, एक हल्का होगा। गाढ़ा कौन सा होगा? जहां पर जो वेग है वो क्या हो, जहां पर जो वेग है, वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी? लाइट की वेलोसिटी कम हो। और गाढ़ा कौन सा होगा? जहां पे हल्का कौन सा होगा? जहां पे लाइट की वेलोसिटी ज्यादा हो, ठीक है, लाइट की वेलोसिटी ज्यादा हो। इस वेलोसिटी में परिवर्तन की वजह से ही बेंडिंग होती है, ठीक है। और यहां से हम ये भी समझ गए हैं कि गाढ़े में तो कम आ रही है वेलोसिटी और हल्के में ज्यादा आ रही है। तो या तो हम वेलोसिटी याद रख लेंगे, हर उसकी वेलोसिटी याद रख लेंगे, हर माध्यम में कितनी वेलोसिटी आ रही है। और इससे अच्छा तरीका हम ये हो सकता है कि हम ये ले सकते हैं, क्योंकि ये व्युत्क्रम अनुपाती है, इसलिए हमने एक नया टर्म डिफाइन किया है जिसको हम बोलते हैं म्यू, और उसको डिफाइन कर दिया है c/v से। कैसे डिफाइन कर दिया है? म्यू बराबर c/v। अच्छा भैया, ये क्या है म्यू बराबर c/v? इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये मत सोचना कहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहुंच गए, अभी रिफ्लेक्शन तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन माध्यम के बारे में तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपका बेस तैयार करना है आपको आगे पढ़ाने के लिए, मैं आज की क्लास में तैयार करने वाला हूं, ठीक है। आज की क्लास में हम कोई टेक्निकल चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमारे कोर्स में है वो कोई हम चीजें ऐसी वो नहीं पढ़ रहे हैं जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन, ये इन सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जो बातें हमें करनी है, जिसके लिए आपको बेस आपका तैयार होना चाहिए, मैं वो चर्चा आपसे आज करना चाह रहा हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू बराबर c/v।
वी से, म्यू बराबर सी बटे वी से, म्यू बराबर सी बटे वी। ये डेफिनेशन होती है किसकी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। या फिर आप बोल सकते हो कि किसी माध्यम का जो वेग है, किसी माध्यम में जो वेग है, अगर इसको वी लिखना चाहो तो लिख लो, वो सी बटे म्यू के बराबर होगा। किसी भी तरह से आप याद रख सकते हो, तो दोनों चीजों का आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब म्यू हमारे पास आ गया, तो हमें वेलोसिटी, अब वेग जो है उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वेग को हमें वेग की तुलना करने की हमें जरूरत नहीं है। हम अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की तुलना कर सकते हैं, आरआई की तुलना हम कर सकते हैं। तो आरआई की तुलना या म्यू की तुलना अगर मैं करूं, तो म्यू अगर कम हो, जैसे कंपेयर करोगे आप, कम का मतलब क्या हुआ, कम ज्यादा का मतलब होता है आप किसी और चीज के रिस्पेक्ट में उसको कंपेयर करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो तो एक्स और वाई की तरफ चर्चा करते हो, तो इसका ज्यादा, ये अगर आप कहते हो कि इसका म्यू ज्यादा है, तो म्यू ज्यादा है तो मतलब इसका म्यू कम है, दोनों को ही आप कंपेयर कर रहे हो। तो इसका म्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि ये सघन माध्यम है, म्यू ज्यादा, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये सघन माध्यम है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, इंग्लिश में डेंसर मीडियम। ठीक है, वहीं अगर म्यू कम है, दोनों को कंपेयर किया, एक का ज्यादा आया एक का कम आया, तो जिसका कम है उसको आप बोलोगे विरल माध्यम। विरल माध्यम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, रेयरर मीडियम। ठीक है, आती है बात समझ में। ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ बातें हैं, ये कुछ आपको याद रखनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। क्यों हमने म्यू डिफाइन किया, कैसे आया म्यू, म्यू डिफाइन करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ताकि हम समझ पाएं कि कौन सा मीडियम है हमारे पास जो कि डेंसर है, सघन है, और कौन सा मीडियम है हमारे पास जो कि रेयर है। क्योंकि हमारे लॉज जो है, हमारे लॉज इसी के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं, हमारे सारे के सारे लॉज इसी के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं आगे जाकर। अगर ऐसा है तो हम आगे चलते हैं और आगे समझते हैं चीजों को। अभी हमने बात करी बेंडिंग की। अगर मैं दो माध्यम की बात करता हूं, मैं मान लेता हूं कि कुछ माध्यम है हमारे पास, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। ठीक है, अब मैं म्यू के बारे में बात कर सकता हूं, तो म्यू के रिस्पेक्ट में हम चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, यहां पर बाउंड्री है। ठीक है, बाउंड्री पे ऐसे बेंडिंग हो रही है और इस तरह से भी बेंडिंग आपकी होगी। ठीक है, आप देखोगे कि ये जो है आपका एंगल आई है और ये जो है आपका एंगल आर है। इसको मैंने नामकरण कर दिया अभी और इसको बोल दिया मैंने आर डैश। ठीक है, आर और आर, ये आर डैश क्या है, ये सब हम समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि अपवर्तन और परावर्तन दोनों साथ में होंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों साथ में होंगे। ठीक है, अपवर्तन परावर्तन दोनों साथ में होंगे। तो क्या बोला गया कि ये जो है कुछ टर्म्स आपको बता दी। ये जो आपके पास रे है, इसको आप बोलोगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे जो कि गिर रही है माध्यम की बाउंड्री पर। ठीक है, और इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, और इसको आप बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ठीक है, इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, और इसको आप बोलोगे अपवर्तन कोण। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, है ना, ये चीज आपको समझ में आती है। बहुत आसान चीज है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। जो रिफ्लेक्शन के नियम थे वो क्या नियम थे, छोटी छोटी चर्चा कर लेते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के नियम क्या थे, जहां पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर आपको बोला गया है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन के नियम हम पहले पढ़ेंगे कैसे। अच्छा, रिफ्लेक्शन के नियम पढ़ने के लिए हमें पास कुछ जो चाहिए हमें मिल गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। एक चीज हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। एक ऐसी इमेजिनरी रेखा, एक ऐसी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल काल्पनिक रेखा जो कि बाउंड्री के परपेंडिकुलर हो, जो आपकी बाउंड्री है, जो कि आपकी बाउंड्री है, ठीक है, जो कि दो मीडियम को बांट रही है आपस में। इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर अगर कोई रेखा आपके पास है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, वहीं रिफ्रैक्शन जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन के नियम या परावर्तन के नियम की हम बात करते हैं, तो परावर्तन के नियम जो होंगे वो क्या क्या है। पहला नियम तो ये है कि आपका जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों ही समान तल में रहेंगी हमेशा। ठीक है, तीनों समान तल में रहेंगे। तीनों समान तल में रहेंगी। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर आएगा। और वहीं अपवर्तन के नियम की हम बात करते हैं, अपवर्तन के नियम की हम बात करें, यहीं पर हम लिख लेते हैं, तो μ1 sin i जो है वो μ2 sin r डैश के बराबर होगा। ठीक है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहां आ रहा है, सब हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। ठीक है, और दूसरा नियम यही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो वो हमेशा ही एक तल समान तल में रहने वाली है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या बातें हुई, ये हमने बातें करी है, बिल्कुल बेसिक चर्चा हमने करी है, बिल्कुल बेसिक चर्चा हमने देखी है कि क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए पढ़ने से पहले, तो हम उन चीजों पे चर्चा कर चुके हैं। बाकी हम आगे लेके चलते हैं चीजों को, और क्लास में हम देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, कैसे आए, क्यों आए, क्या क्या बातें हुई। ठीक है, बाकी सब चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है, बेसिक चीजें देखी हैं, क्या क्या हमें आना चाहिए पढ़ने से पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करके आपका ऑप्टिक्स अच्छी तरह से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज यही खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।